हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। दोस्तों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि फिजिक्स का हमारा पहला टेस्ट आप लोगों के बीच जल्द ही आ रहा है। तो आज हमने अपने फिजिक्स के पहले टेस्ट को दिया है। आपसे उम्मीद है कि इस टेस्ट को पूरी ईमानदारी के साथ आप करेंगे और अपने द्वारा किए गए टेस्ट से हमारे द्वारा दिए गए हिंट के माध्यम से आप अपने आप को आंकने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में आपका फिजिक्स संबंधित नॉलेज किस स्तर पर पहुंचा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप पूरी ईमानदारी के साथ अपने आप को आंकेंगे, अपने आप को टेस्ट करेंगे। तो इस टेस्ट में हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, हम इस टेस्ट के हर क्वेश्चन से संबंधित हिंट को आपको देंगे और उस आधार पर आप अपने दिए गए आंसर को देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध एवं 6 ओम प्रतिघात का एक प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। एक परिपथ में 8 ओम का एक प्रतिरोध और 6 ओम प्रतिघात का एक प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो इस परिपथ का संपूर्ण प्रतिबाधा क्या होगा, यह हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में आपके हैं 2 ओम, 14 ओम, 10 ओम और 7 ओम। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध से संबंधित यदि प्रतिबाधा हम निकालते हैं तो सबसे पहले हम R और XL के विषय में जानना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रेरकत्व और रेजिस्टेंस प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। तो R का मान दिया हुआ है 8 ओम और XL जो प्रतिघात है प्रेरण कुंडली के सिरों के बीच, उसका मान है 6 ओम। और इससे संबंधित जो हमारा फार्मूला होता है वो प्रतिबाधा Z इक्वल टू होता है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। और ये हो जाता है हमारे पास Z इक्वल टू R 8 ओम का स्क्वायर प्लस 6 ओम का स्क्वायर, ये अंडर रूट में, और ये होता है हमारे पास 64 प्लस 36 अंडर रूट में, और ये हो जाता है 100 अंडर रूट में, और ये हो जाएगा हमारा 10 ओम। ये आंसर बन के आता है। तो सी ऑप्शन सही है इसमें। ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 बिंदु आवेश 8 माइक्रोकूलम एवं 12 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 10 सेमी की दूरी पर रखें हैं। इनके बीच की दूरी को 6 सेंटीमीटर तक परिवर्तित कर दिया जाए तो कितना कार्य करना पड़ेगा। यानी 12 माइक्रोकूलम एवं 8 माइक्रोकूलम के दो चार्ज एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए और इनको 10 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये हमारा सवाल है। तो इस सवाल के लिए हम देखते हैं कि प्रारंभिक स्थिति में इन आवेशों की पोटेंशियल एनर्जी क्या है और अंतिम स्थिति में इन आवेशों की पोटेंशियल एनर्जी क्या है। दोनों पोटेंशियल एनर्जी का अगर अंतर निकाल दें तो वही अंतर हमारा क्या हो जाता है, किया गया कार्य हो जाता है। तो प्रथम स्थिति में सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है PE इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइन 0 Q1 Q2 बाई R। तो PE1 इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, PEI इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई ऑफ साइन 0। 12 माइक्रोकूलम को हम कूलम में लिख देंगे 10⁻⁻⁶ का गुणा करके इंटू 8 माइक्रोकूलम को भी हम कूलम में लिख देंगे 10⁻⁶ का गुणा करके अपॉन प्रारंभिक
है तो 10 सेंटीमीटर को 10 लिख देंगे, ये सेंटीमीटर में है तो इसको हम क्या कर देंगे, मीटर में कर देंगे। ये पी आई हो गया। और पीई फाइनल, पीई एफ इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइन 0, सब कुछ वही रहेगा, 12 इंटू 10⁻⁶ इंटू 8 इंटू 10⁻�6 अपॉन यहाँ पर 6 करेंगे क्योंकि अंत में 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो किया गया कार्य निकालना है तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस करते हैं। क्या हो जाता है, किया गया कार्य W इक्वल टू पीई एफ माइनस पीई आई, प्रारंभिक अंतिम पोटेंशियल एनर्जी माइनस प्रारंभिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या बन के आ जाता है, इसको माइनस करेंगे तो 1/4 पाई ऑफ साइन 0 इंटू 12 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻12 कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/, ये 10⁻⁻2 भी कॉमन लेते हैं, 1/6 माइनस 1/10। इसको आप हल करेंगे तो इसका मान हो जाता है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 12 इंटू 8 इंटू 10⁻12 इंटू ये हमारा बन के आता है। और यहां से बन के आएगा, आप इसको पूरा हल करेंगे 6 से कटेगा, ये 12 से कटेगा 5 बार में 5 हो गया, और ये कटेगा 1.6, ये अपॉन 10⁻⁻2 भी है, नाइन माइनस 12 प्लस 2, ये हो गया इंटू 4 इंटू 1.6। और यहां करेंगे तो आपका बन के आता है 5.8 जूल। ये हमारा दूसरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर रहा 5.8 जूल। तो इसमें ऑप्शन पहला सही है। अब हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं। तो अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक का आशय होता है निगेटिव टाइप अर्धचालक, यानी जिस अर्धचालक में निगेटिव आवेश इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक होता है उसे एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। और जिस अर्धचालक में पॉजिटिव टाइप आवेशवाहक होते हैं, यानी होल, पॉजिटिव टाइप आवेशवाहक का आशय होता है होल से होता है, तो पी टाइप अर्धचालक में चार्ज कैरियर होल होते हैं और एन टाइप अर्धचालक में चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही है कि एक एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक के रूप में होते हैं। अगला हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है आर गेट का बूलियन व्यंजक क्या होगा। आर गेट हमारा होता है, जैसे गेट क्या डिफिनीशन ही होता है कि दो इनपुट के बीच एक निश्चित संबंध के माध्यम से जो आउटपुट निकलता है वही इनपुट संबंध को हम गेट के माध्यम से दिखाते हैं। तो आप गेट को पढ़े होंगे, आर गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है a प्लस बी इक्वल टू वाई होता है। इसके आधार पर हम सत्यता सारणी बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको बूलियन व्यंजक पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है, a प्लस बी इक्वल टू वाई। ये हमारा चौथा क्वेश्चन रहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। पांचवा क्वेश्चन है कि एक फोटॉन जिसकी ऊर्जा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है धातु की एक सतह पर आपतित होती है। यदि उस सदित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो दहली आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो यहां पर प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित क्वेश्चन है।
ये धातु की सतह होती है, इस पर ये फोटॉन आपतित होता है h म्यू ऊर्जा लेकर के। तो यहाँ पर इस फोटॉन की ऊर्जा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसकी ऊर्जा कितनी है? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब ये फोटॉन इस सतह पर पड़ता है तो सतह के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने के बाद जब यहाँ से ये निकलना शुरू करते हैं तो इस ऊर्जा का कुछ भाग जिसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं वो खर्च कर देते हैं, और जो बचा हुआ भाग होता है उसी से अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में निकलते हैं। 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया है। मान लेते हैं W ऊर्जा ये खर्च किया है, और जो मैक्सिमम ऊर्जा बचा हुआ है काइनेटिक एनर्जी के रूप में वो इसके पास है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल गया है। तो जितना एब्जॉर्ब किया वो किस किस में भाग बटा? W में बटा और काइनेटिक एनर्जी में बटा। तो काइनेटिक एनर्जी और W को जोड़ दे तो 3.4 बन के आता है। क्या बनेगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस W इक्वल टू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाता है 1.4 प्लस W इक्वल टू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या W इक्वल टू हो जाता है 3.4 माइनस 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाता है हमारा वर्क फंक्शन, कार्यफलन, जिसको आप पढ़े होंगे। और कार्यफलन का मान जो होता है W इक्वल टू क्या होता है? h म्यू 0 इक्वल टू 3.4 माइनस 1.4 अगर निकालेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया है। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको हम जूल में बदलना चाहेंगे तो क्या हो जाता है? h म्यू 0 इक्वल टू 2 गुणे 1.6 गुणे 10 टू पावर माइनस 19 जूल। और यहां से हमको निकालना है म्यू 0, आवृत्ति पूछा गया है। इस म्यू 0 को देहली आवृत्ति कहते हैं। तो यही पूछा गया तो म्यू 0 इक्वल टू हो जाता है 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 अपॉन h, और h का मान होता है 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34। ये हो जाता है 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 अपॉन 6.6 गुणे 10 पावर माइनस 34। और ये जब आप करेंगे क्या हो जाता है? यहां से कर लेते हैं 3.2 अपॉन 6.6 इंटू 10 पावर 15, और इसको हल करेंगे तो 32 अपॉन 6.6 इंटू 10 पावर माइनस ये प्लस 15 हो जाएगा, ये सॉरी 14 हो जाएगा। और इसको हल करेंगे तो आ जाता है 4.84 इंटू 10 पावर 14, और आवृत्ति का मात्रक होता है प्रति सेकंड। तो ये आपका हो गया अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपका ऑप्शन सी से है। तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब खंड ख में चलते हैं, जो 1 नंबर के क्वेश्चन सब हैं उसको देखते हैं। तो 1 नंबर का पहला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। तो लेंस की क्षमता P इक्वल टू आप जानते हैं 1/f, किसमें? मीटर में। तो P इक्वल टू हो जाता है 1/25 सेंटीमीटर है इंटू 10 पावर माइनस 2 कर देते हैं तो मीटर हो जाता है। और ये हो जाता है 100/25, और ये बन के आता है 4, और क्षमता का मात्रक डायरेक्टर होता है तो 4 डायरेक्टर आंसर हो गया। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, एक लेंस मेकर का फॉर्मूला बताइए यदि लेंस के दोनों ओर अलग माध्यम। तो लेंस मेकर का फॉर्मूला है, यदि लेंस के दोनों ओर अलग अलग माध्यम होते हैं तो वो होता है n3/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r1 माइनस n2 माइनस n3/r2। लेंस होता है ये, इसके एक तरफ n1 अपवर्तनांक का माध्यम है, लेंस के अपने पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है, और एक तरफ n3 अपवर्तनांक का माध्यम है। तो इसके लिए लेंस मेकर का सूत्र ये बन के आता है
N3 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1 माइनस N2 माइनस N3 अपॉन R। ये हमारा फॉर्मूला होता है लेंस मेकर का। तो इसको आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक एक एटॉमिक मास यूनिट के संगत ऊर्जा कितनी होती है? एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक या एक एटॉमिक मास यूनिट, जिसको आप एक AMU भी कहते हैं। तो यहां पर एक AMU द्रव्यमान को ऊर्जा के तुल्य पूछा गया है। तो एक AMU इक्वल टू होता है हमारे पास, एक AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻27 के। ये हो गया हमारा एक तरह से द्रव्यमान। और आप जानते हैं कि यम द्रव्यमान के तुल्य जो ऊर्जा होती है वो E इक्वल टू होती है mc²। तो आपके पास c यहाँ पर प्रकाश का वेग है, तो m आपके पास मालूम है, E इक्वल टू क्या हो जाता है 1.66 गुणे 10⁻27 यम हो गया, और c 3 इंटू 10⁸ का होल। ये E हो गया किसमें, जूल में हो गया। और इसी को हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसमें क्या करते हैं, 1.6 गुणे 10⁻19 से भाग देते हैं, ये हो जाता है हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना होगा तो इसमें 10⁻6 से भाग दे देंगे, ये हो जाता है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसका मान जो आता है वो आता है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत चर्चित तथ्य है, एक AMU के तुल्य जो ऊर्जा का मान होता है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये हमारा सवाल था। अगला सवाल हमारे पास है कि 2 कूलाम परिमाण के आवेश से भरे द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? एक द्विध्रुव दिया है जिसका प्रत्येक आवेश का परिमाण 2 कूलाम है, उसका द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है। तो P इक्वल टू आप जानते हैं Q इंटू ट्वाइस एल। ट्वाइस एल जो होता है वो द्विध्रुव की लंबाई होती है। Q का मान 2 दिया हुआ है और ये ट्वाइस एल क्या है, लंबाई है। तो इस लंबाई को आप सीधे लिख दीजिए, क्योंकि लंबाई दी नहीं गई है क्वेश्चन में, द्विध्रुव की लंबाई। तो क्या हो गया, 2 कूलाम आवेश है, ट्वाइस C इंटू द्विध्रुव की लंबाई, ये क्या हो गया, P बन गया। तो द्विध्रुव आघूर्ण आपका इस तरह से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हिटस्टोन ब्रिज के संतुलन के लिए आवश्यक शर्त क्या होगा? तो व्हिटस्टोन ब्रिज आप पढ़ चुके होंगे। उसके लिए शर्त होता है P/Q इक्वल टू R/S। ये आवश्यक शर्त होता है। इसमें 4 जो रेजिस्टेंस होते हैं, एक स्क्वायर के 4 भुजा से को दिखाते हैं, और एक विकर्ण के बीच गैल्वेनोमीटर लगा होता है, और दूसरे विकर्ण के बीच एक विद्युत स्रोत जुड़ा हुआ होता है। और जब ये पोटेंशियल और जब ये बिंदु और ये बिंदु सेम पोटेंशियल पर होते हैं तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। और ये तभी होता है जब ये P हो, ये Q हो, और ये R हो और S हो। P/Q इक्वल टू R/S, जब ये कंडीशन होता है तब ये व्हिटस्टोन ब्रिज संतुलन की स्थिति में होता है, और गैल्वेनोमीटर में धारा मापी में कोई धारा नहीं बहती है। यानी इस व्हिटस्टोन ब्रिज के संतुलन के लिए P/Q इक्वल टू R/S एक आवश्यक शर्त। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कई पार्ट में है। उसमें पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि V वोल्ट विभवांतर से त्वरित किए गए इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू √150/V होता है। तो ये प्रकाश के द्वैत प्रकृति से संबंधित क्वेश्चन है। उसमें तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू लिखते हैं h/P, और P का मान जो होता है वो आप इस तरह से निकाल सकते हैं h/mv करके, और हाफ mv² इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी E, और यहां से हमारा बन के आता है m²v² इक्वल टू ट्वाइस me, और यहां से p² या mv इक्वल टू हो जाता है √m √ट्वाइस me, और E का मान
एनर्जी E इक्वल टू होता है E इंटू भी, जहां भी क्या है, जिस पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया जाता है वो पोटेंशियल है, और E जो है इलेक्ट्रॉन पर आगे से, तो E की जगह स्मॉल e इंटू भी लिख सकते हैं। ये हो जाता है एम भी इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस एम ई भी। इस एम भी का मान यहाँ पर रख देते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू बन के आता है एच अपॉन अंडर रूट ट्वाइस एम ई भी। और इसको जब आप हल करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज रखेंगे, एच का मान आप जानते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁴ होता है, और भी का मान आपके सवाल में भी ही दिया है। जब इसको मान रख के निकालेंगे तो लैम्डा इक्वल टू आ जाता है अंडर रूट में 150 बटा भी एंगस्ट्रॉम। ये मीटर में आएगा, इसको एंगस्ट्रॉम बदलेंगे, तो ये हमारा सॉल्यूशन है जिसको सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन है, एक दिक् स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक एवं ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है, तो ऐसी स्थिति में नति कोण का मान क्या होगा? तो यदि नति कोण थीटा हो और ऊर्ध्वाधर घटक बी भी हो, क्षैतिज घटक बी एच हो, तो इन सब में संबंध जो होता है वो होता है बी भी अपॉन बी एच इक्वल टू टेन थीटा, और ये दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है, तो टेन थीटा का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो थीटा इक्वल टू हो जाता है 45। यही क्या है, नति कोण। तो इस तरह से इसको करेंगे। अगला जो सवाल हमारा है वो है नैंड गेट का प्रतीक तथा सत्यता सारणी बताइए। नैंड गेट का प्रतीक तथा सत्यता सारणी। नैंड गेट एक्चुअली एंड गेट में नॉट गेट जुड़ा हुआ होता है, तो एंड गेट को हम इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया वाई, और इसमें एक नॉट गेट जोड़ देते हैं इस तरह से। ये हमारा हो जाता है नैंड गेट, यानी नैंड गेट इक्वल टू एंड गेट प्लस नॉट गेट। ये हो, अब इसको हम शॉर्ट में इसको दिखाते हैं, तो इस तरह से दिखाते हैं, यहां पर ये नॉट गेट दिखाता है इस तरह से, और ये हो गया वाई, ये वाई यहां से बन के आता है, वाई डैश इसको कह लेते हैं, और इस पर वाई डैश और इस पर एक नॉट गेट लगा देते हैं, या वाई बन के आता है। ये हमारा हो गया ए बी, और ये हो गया वाई। तो ये नैंड गेट का प्रतीक चित्र हो गया। और सत्यता सारणी को देखें तो एंड गेट के लिए 1 1 करते हैं तो 1 होता है, और 0 1 करते हैं तो 0 होता है, 1 0 करते हैं तो 0 होता है, और 0 0 करते हैं तो 0 होता है। अब इस आउटपुट वाई डैश के साथ एक नॉट गेट लगा हुआ है, तो यहाँ पर 1 का क्या हो जाता है 0, 0 क्या हो जाता है 1, और 0 क्या हो जाता है 1, और 0 का सॉरी यहाँ पर 0 क्या हो जाता है 1। 1 1 करेंगे तो 1 आएगा, 0 1 करेंगे तो 0 आएगा, 1 0 करेंगे तो 0 आएगा, 0 0 करेंगे तो 0 आएगा एंड गेट में। और जब नॉट गेट आगे लगा देते हैं तो ये पूरा उलट जाता है, 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1। तो ये हमारा अगर सत्यता सारणी को देखें तो इस वाले बीच वाले पोर्शन को हटा देते हैं, ये सत्यता सारणी बन के आ गई 1 1 0 0 1 1 1 0 1 और 0 0 1। ये सत्यता सारणी हो गई, और ये हमारा क्या हो गया, प्रतीक चिन्ह हो गया। ये नैंड गेट का सत्यता सारणी एवं प्रतीक चिन्ह रहा। अगला जो हमारा सवाल है वह कलांतर एवं पथांतर के बीच संबंध बताते हुए 180 डिग्री कलांतर को पथांतर में व्यक्त कीजिए। ये कलांतर बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पथांतर, और यहां से हो जाता है कलांतर हमारा है 180 डिग्री बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पथांतर। पथांतर हमसे पूछा गया है, तो पथांतर इक्वल हो जाता है 180 बटा 2 पाई इंटू लैम्डा, और पाई का मान 180 होता है, तो 180 बटा 2 इंटू 180 इंटू लैम्डा, ये कटा क्या बचा लैम्डा बाई 2 बच गया, तो 180 कलांतर पर पथांतर क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है
एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 15 वर्ष है। कितने समय पश्चात यह प्रारंभिक भाग का 1/16 गुना हो जाएगा? तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 पे पावर T अपॉन T, T अपॉन कैपिटल T इक्वल टू N अपॉन N0, N अपॉन N0। क्या? 1/2 पे पावर स्मॉल t अपॉन कैपिटल T इक्वल टू N अपॉन N0। N क्या है? N क्या है? इस समय बचा हुआ भाग है। N0 क्या है? प्रारंभिक भाग है। और T अर्ध आयु है, स्मॉल t टोटल समय है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि 1/2 पे पावर T अपॉन 15 वर्ष है इसकी अर्ध आयु, 15 बराबर बचा हुआ भाग है N0 का 16वां भाग और बटा N0। क्या हो जाता है यहां से? 1/2 पे पावर T अपॉन 15 इक्वल टू 1/16, और इसको लिख सकते हैं 1/2 पावर T अपॉन 15 इक्वल टू 1/2 पावर 4। ये T अपॉन 15 इक्वल टू हो जाता है 4, तो T इक्वल टू हो जाता है 15 गुणे 4 बराबर 60 वर्ष। ये आंसर बन के आता है। तो इस तरह से ये करेंगे आप। ये हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 पे पावर स्मॉल t अपॉन कैपिटल T इक्वल टू N अपॉन N0। तो इस तरह से इसको करेंगे। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है 4 में कि लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं? किसी लेंस को उसके पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा या उसकी प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लेंस की क्षमता को आप परिभाषित कर सकते हैं कि किसी लेंस की फोकस दूरी को यदि मीटर में दिखाया जाए तो उस फोकस दूरी के रेसिप्रोकल, उस फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी P इक्वल टू क्या लिखते हैं? 1/f किसमें? मीटर। ये तो हमारा लेंस की क्षमता का डेफिनेशन हो गया कि किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी मीटर में के व्युत्क्रम के बराबर होता है। और यदि किसी लेंस को उसके पदार्थ से अधिक अपवर्तनांक के पदार्थ में डुबो दिया जाता है तो लेंस की प्रकृति क्या हो जाती है? बदल जाती है। यदि लेंस उत्तल लेंस है तो वो अवतल लेंस हो जाता है, और यदि अवतल लेंस है तो उत्तल लेंस हो जाता है। तो सवाल में आपके यही है कि यदि किसी लेंस को उसके पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक अपवर्तनांक के द्रव में डुबो दिया जाता है तो लेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लेंस की प्रकृति क्या हो जाती है? बदल जाती है। उत्तल का अवतल और अवतल का उत्तल हो जाता है। ये हमारा अगला क्वेश्चन 4 का है। इसी में अथवा करके है कि एक लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। एक लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। उसे 1.25 अपवर्तनांक के माध्यम में डुबोया जाए तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? तो फार्मूला एक होता है कि 1/f इक्वल टू N2/N1 माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। तो जब निर्वात में है तो उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी 1/20 इक्वल टू N2 1.5 लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक बटा 1 निर्वात का अपवर्तनांक माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ये इक्वेशन 1 कर लीजिए। और अगला 1/f पूछा गया है आपसे, किसमें? यदि उसे 1.25 अपवर्तनांक के माध्यम में डुबो दिया जाए, 1.5 बटे 1.25 माइनस 1 और 1/R1 माइनस 1/R2। ये इक्वेशन 2 हो गया। तो यहां से इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 करेंगे तो 1/20 अपॉन 1/f 1/20 अपॉन 1/f इक्वल टू ये होगा, और ये पूरा क्या हो जाएगा? इससे कट जाएगा। और इसको जब आप हल करेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा है कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करते हुए इसका मात्रक लिखिए। किसी घन के अंदर 24 कूलाम का आवेश निहित है तो इसके प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए विद्युत फ्लक्स का परिभाषा आप लिख सकते हैं। इसका मान अगर हमको ज्ञात करना है तो एक क्यूब
के अंदर 24 कूलम का चार्ज है, तो इसके प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो पूरे क्यूब को यदि गॉसियन पृष्ठ मान लिया जाए तो पूरा फ्लक्स फाई इक्वल टू हो जाता है आवेश क्यूब अपॉन एप्सिलॉन जीरो। पूरे 6 पृष्ठ से, 6 पृष्ठ इसमें है, 6 पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। और हमको एक पृष्ठ से पूछा गया है, चूंकि सभी पृष्ठ के क्षेत्रफल बराबर है तो 6 पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स का मान क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो है, तो एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हो जाएगा फाई अपॉन 6 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो अपॉन 6। यह हो जाता है क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन जीरो, और क्यू का मान आपके पास है 24 बटा 6 एप्सिलॉन जीरो या 4 अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये फ्लक्स का मान हो जाएगा। तो इस तरह से लिखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन रहा, इसमें आप विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करेंगे, उसका मात्रक लिखेंगे और इस तरह से आप विद्युत फ्लक्स का मान यदि किसी क्यूब के अंदर 24 कूलम का आवेश है तो इस तरह से इसको निकालेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश के विद्युत प्रभाव संबंधी आइंस्टीन का समीकरण लिखिए। प्रकाश के विद्युत प्रभाव संबंधी आइंस्टीन का समीकरण होता है एच न्यू फोटॉन की टोटल ऊर्जा है, उसमें से वर्क फंक्शन के बराबर ऊर्जा खर्च हो गई उसको पृष्ठ से निकालने में, और जो ऊर्जा बची है वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में है हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। ये आइंस्टीन का समीकरण होता है। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं एच म्यू माइनस एच म्यू जीरो, डब्ल्यू को लिख सकते हैं एच म्यू जीरो इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स का होल स्क्वायर। मैक्स इसलिए क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अधिकतम होती है। तो ये आइंस्टीन का समीकरण है, इसको आप पढ़े होंगे, इसको लिखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है अथवा करके है, उसको आप देखेंगे कि दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात एक संबंधित नौ का है। यदि ये तरंगें व्यतिकरण करती हैं तो परिणामी तरंग की अधिकतम एवं न्यूनतम ऊर्जा क्या होगी। दो तरंगें हैं, उनकी तीव्रता का अनुपात I1 संबंधे I2 इक्वल टू है 1:9। अब अगर तीव्रता 1:9 के अनुपात में है तो आयाम इनके A1 संबंधे A2 इक्वल टू हो जाता है √1 √9, ये हो जाता है 1:3। अब ये तरंगें व्यतिकरण करती हैं, तो व्यतिकरण करने पर जो अधिकतम आयाम होता है वो होता है A1 प्लस A2 इक्वल टू हो जाएगा 1 + 3, और न्यूनतम आयाम जो होता है A1 डिफरेंस A2 और ये हो जाता है 3 - 1। ये डिफरेंस है, या इसको ऐसे लिख लीजिए 1 डिफरेंस 3। डिफरेंस का मतलब जो बड़ा होता है उसमें से छोटे घटाता है, ये हो जाता है 2, यहाँ हो जाता है 4 और यहाँ हो जाता है 2। अब अधिकतम एवं न्यूनतम आयाम जो है वो 4 एवं 2 है, तो तीव्रता क्या हो जाएगी, अधिकतम तीव्रता I मैक्स इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर या 4 का होल स्क्वायर, और I मिनिमम क्या हो जाता है A1 डिफरेंस A2 का होल स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया 4, ये हो गया 16। तो I मैक्सिमम अनुपात I मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा 16/4 या I मैक्स अनुपात I मिनिमम इक्वल टू 16 संबंधे 4 या 4 संबंधे 1। ये हमारा हो गया सवाल, इस तरह से इसको करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि 25 मेगाहर्ट्ज की एक समतल ध्रुवित विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में y अक्ष के अंदिश संचरित है। किसी क्षण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E बराबर 8.4 वोल्ट प्रति मीटर है, जो x अक्ष की दिशा में होती है, तो उस बिंदु पर निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहला, चुंबकीय क्षेत्र का मान एवं दिशा। तो आप जानते हैं कि तरंग चल रही है y अक्ष के अंदिश और विद्युत क्षेत्र है x अक्ष के अंदिश, तो चुंबकीय क्षेत्र होगा x के परपेंडिकुलर और y के परपेंडिकुलर। तो x के और y के परपेंडिकुलर क्या होता है, z होता है। तो
बी जो होगा वो किधर होगा, जेड एक्सिस के अंदिश होगा, और इसका मान क्या होगा, बी बराबर ई बाई सी होता है। बी बराबर ई अपॉन सी होता है। ई का मान होता है 8.4 और सी का मान है 3 इंटू 10⁸। इसको आप हल करेंगे तो 2.8 इंटू 10⁻8 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा बी का मान, और किस दिशा में होगा, जेड अक्ष के अंदिश होगा। ये हो गया बी का मान। आगे पूछा है तरंग का तरंग दैर्ध्य, लैम्डा पूछा है। तो आप जानते हैं कि अगर म्यू मालूम है, एच सी, ये v बराबर एन लैम्डा हम जानते हैं। v है प्रकाश का वेग, इसको आप c लिख दीजिए, c बराबर एन लैम्डा। c है प्रकाश का वेग 3 इंटू 10⁸। n का मान है 25 मेगाहर्ट्ज। 25 मेगाहर्ट्ज को 10⁻6 कर देंगे, हर्ट्ज हो जाएगा, इंटू लैम्डा, और लैम्डा का मान निकालना है तो निकाल लेंगे 3 इंटू 10⁻8 बटा 2.5 इंटू 10⁻6। ये हो जाता है 300 बटे 2.25, 300 बटे 25, ये हो जाता है 12 मीटर। ये हो गया तरंग दैर्ध्य। अगला क्वेश्चन है, यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो ये आपको पढ़ना है, आपके बुक में या आपके नोट्स में दिया गया है, उसको आप देखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मेरस के नियम क्या है। 60 वाट प्रति मीटर स्क्वायर का एक समतल ध्रुव प्रकाश एक कोलॉइड पर इस प्रकार आपतित होता है कि उसके विद्युत वेक्टर का कंपन पोलराइड के संचरण अक्ष से 30 अंश के कोण पर है। तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है I = I0 cos स्क्वायर थीटा। ये थीटा है वो पोलराइड के अक्ष और प्रकाश के कंपन अक्ष के बीच का कोण होता है, जो 30 डिग्री आपको दिया है। तो I = निकाल सकते हैं, I0 60 है इंटू cos स्क्वायर 30, और 30 का मान होगा 60 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर, या 60 इंटू 3/4, 15 या 45 वाट प्रति मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो जाता है निकलने वाली तीव्रता का मान। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड के अग्र अवनत एवं पश्च अवनत संबंधी परिपथ बनाइए। पीएन संधि डायोड है, उसको अग्र अवनत पे कैसे जोड़ते हैं, पश्च अवनत पे कैसे जोड़ते हैं, उसका परिपथ बनाना है। तो पहले तो हम पीएन संधि को बनाना सीख जाए। ये हमारा हो जाता है पीएन संधि का सिंबल। ये पी होता है और ये क्या होता है, एन। पी सेक्टर में पॉजिटिव चार्ज होते हैं होल, और एन सेक्टर में नेगेटिव चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन। अगर इसको हम अगर अवयव में जोड़ना होता है तो इस प्लस को सेल के प्लस से जोड़ देते हैं और इस माइनस को सेल के माइनस से जोड़ देते हैं। ये अगर अवयव हो गया। और फर्स्ट अवयव में इसको उलट करके जोड़ देते हैं, ये सेल के माइनस को इस तरह जोड़ देते हैं। ये माइनस इस प्लस के साथ जुड़ जाता है, ये प्लस इस माइनस के साथ जुड़ जाता है। तो ये फर्स्ट अवयव हो गया। इसके पहले हमने इस प्लस को प्लस के साथ जोड़ा था और इस माइनस को माइनस के साथ जोड़ा था। ये हमारा हो जाता है अग्रणी। तो फर्स्ट अवयव में क्या करते हैं, पीएन संधि के प्लस सेक्टर को शेल के माइनस से जोड़ देते हैं। अग्र अवयव में पीएन संधि के पी ध्रुव को शेल के प्लस से जोड़ देते हैं और पीएन संधि के एन ध्रुव को शेल के माइनस से जोड़ देते हैं। और फर्स्ट अवयव में पीएन संधि के पी ध्रुव को शेल के माइनस से जोड़ते हैं और पीएन संधि के माइनस ध्रुव को शेल के प्लस से जोड़ते हैं। तो ये हमारा हो गया पीएन डायोड को अग्र अवयव और फर्स्ट अवयव में कैसे जोड़ते हैं, इसको हमने देखा।
अगला जो हमारा एक उत्तल तथा अवतल लेंस की क्षमताएं 10 डायरेक्टर तथा 6 डायरेक्टर है। इन्हें संपर्क में रखकर संयुक्त लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई, उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले F1 ये P1 आपके पास है, P1 बराबर 10t और P2 बराबर 6t, दोनों को संपर्क में रखा गया तो P इक्वल टू हो जाता है P इक्वल टू P1 डिफरेंस P2, क्या हो जाता है, या P1 माइनस P2 कर लेते हैं, 6d माइनस ये 10d माइनस 6d इक्वल टू क्या होता है 4d। ये हो गया क्षमता P इक्वल टू, क्षमता P इक्वल टू P1 माइनस P2 10d माइनस 6d इक्वल टू 4। यहाँ F इक्वल टू क्या हो जाता है 1/4, ये मीटर में है, यह क्या हो गया 1/4 का मतलब 0.25 मीटर, और यह क्या है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी है और इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ही वस्तु रखी गई है। तो आप जानते हैं कि यह लेंस है और इसकी फोकस दूरी अगर 25 सेंटीमीटर है ये, और 25 सेंटीमीटर पर ही वस्तु रखी गई है, तो इसका आशय है कि फोकस पर ही वस्तु रखी गई है, और अगर फोकस पर वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। या इसको आप 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f करके निकाल सकते हैं। 1/v आपको ज्ञात करना है, 1/u माइनस 25, क्योंकि लेंस के पहले ही वस्तु को रखते हैं तो 1/-25 हो जाएगा इक्वल टू 1/f। 25 उत्तल लेंस हो गया है, पॉजिटिव आया तो उत्तल लेंस होगा, और 1/v इक्वल टू क्या करेंगे 1/25, और इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 1/25, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1/v इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू क्या हो गया इनफाइनाइट, तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया इनफाइनाइट पर बन गया। तो इस तरह से इसको करेंगे। अगला, एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार रेखीय आवेश घनत्व 10 × 10⁻⁸ कूलम प्रति मीटर है, तार से लंबवत 2 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ये तार है और रेखीय आवेश घनत्व इसका कितना है 10 × 10⁻⁸, 10 × 10⁻⁸, ये कहते हैं लैम्डा इसको, और इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ये 2 सेंटीमीटर हो गया, तो r इक्वल टू हो गया r इक्वल टू 2 × 10⁻⁻2, और लैम्डा इक्वल टू दिया होगा, फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 लैम्डा/r। इस तरह से आप E का मान निकाल सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। यदि किसी परिपथ में रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है और धारकीय प्रतिघात और प्रेरण प्रतिघात का मान एक समान होता है, अर्थात XL और XC क्या होता है बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में धारा का मान जो होता है वो I मैक्सिमम हो जाता है। इसी को हम कहते हैं अनुनाद की स्थिति, विद्युत अनुनाद कहते हैं। और इसके लिए जो कंडीशन होता है या इसके लिए जो आवृत्ति होती है उसको निकालते हैं ω_L इक्वल टू 1/ωc करके यहाँ से, और यहाँ से हो जाता है ω² इक्वल टू 1/√LC, यहाँ से हो जाता है ω² इक्वल टू 1/LC, या यहाँ से हो जाता है ω इक्वल टू 1/√LC, और यहीं से हो जाता है n इक्वल टू 1/2 पाई इंटू √LC। ये हमारा हो जाता है अनुनादी आवृत्ति के लिए फॉर्मूला। तो ये अनुनादी परिपथ किसे कहते हैं या विद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, जब धारकीय प्रतिघात और प्रेरण प्रतिघात बराबर हो जाते हैं तो परिपथ में धारा का मान अधिकतम होता है, इसे विद्युत अनुनाद कहते हैं। और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है n इक्वल टू 1/2 पाई इंटू √LC के बराबर होता है। तो ये हमारा अनुनादी परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति संबंधित फॉर्मूला है। अगला है NPN ट्रांजिस्टर को हम कैसे प्रवर्धक के रूप में उपयोग करेंगे, उसका परिपथ आरेख बनाना है। तो प्रवर्धक के रूप में NPN ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर के रूप में आप पढ़े होंगे, उसको आपको लिखना है पूरा, उसका वेन आरेख या परिपथ आरेख बनाना है, तो उसको आप बनाएंगे, उसको आप भली भांति जानते हो।
अगला छठा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए विभिन्न कक्ष की त्रिज्या, कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग और इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा से संबंधित क्या व्यंजक होते हैं उसको स्थापित करना है। तो बोहर के परमाणु मॉडल का उपयोग करके आप इन सब तथ्यों के विषय में फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। फार्मूले को अगर हम देखें तो कक्ष की त्रिज्या r इक्वल टू होता है r इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर ऑफ साइन 0 अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर, पाई एम जेड ई स्क्वायर। यहाँ पर जेड चूंकि हाइड्रोजन सदृश परमाणु है तो जेड के लिए 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। v के लिए लिखेंगे हम जेड ई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एच एप्सिलॉन 0, ट्वाइस एच एप्सिलॉन 0 इंटू 1 अपॉन एन। यहाँ पर भी जेड के लिए 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी जेड के लिए 1 लिख सकते हैं, और ई इक्वल टू लिख सकते हैं आर एच सी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ पर आर का मान जो होता है वो होता है एम ई टू द पावर 4 अपॉन एट सी एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच क्यू। ये इसको रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। तो ये हमारा विभिन्न कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा संबंध फार्मूला है। यहाँ पर जेड के लिए 1 लिख सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन सदृश परमाणु। तो इसको आप देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि अर्धचालक क्या है, इसके प्रकारों का विस्तृत उल्लेख कीजिए। तो अर्धचालक के विषय में आप पढ़े होंगे, वे चालक जिसकी चालकता चालक और अवाचालक के बीच में होती है। इंट्रिंसिक अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक, ये विभिन्न प्रकार के अर्धचालक हैं जिसके विषय में आपको विस्तृत रूप से लिखना है। और अंतिम क्वेश्चन है, प्रिज्म से अपवर्तन संबंधी सूत्र का निगमन कीजिए। तो प्रिज्म से अपवर्तन संबंधी जो सूत्र है वो n इक्वल टू है साइन a प्लस डेल्टा n अपॉन 2 बाई साइन a अपॉन 2। इस फार्मूले का डेरिवेशन आप पढ़े होंगे, इसको आप लिखेंगे। तो ये हमारा पहला टेस्ट रहा। उम्मीद करते हैं कि इससे आप लोग लाभ उठाएंगे और ये हमारा वीडियो क्लिप आपको पसंद आया होगा। तो आज बस इतना ही, अगला टेस्ट अगले वीडियो क्लिप में होगा। तो एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। यदि इसमें किसी प्रकार की समस्या होगी तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और साथ ही यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।